फातेहपुर समीर अब्बास 70 के दशक में दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर बहुत लोगों तक पहुंचा और वो आज भी है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। जाहिर है सूरत बदलने के लिए सियासत में ऐसे लोग आएँ जो समाज को ज़मीनी स्तर से जाने, और उसमें डॉक्टर पवन सक्सेना जी, क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़े रहे और तमाम तजुर्बे हासिल करने के बाद आज वो सियासी मैदान पर हैं। समाजवादी पार्टी से उन्होंने कैंट से दावेदारी ठोकी है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर उनकी ख़ास नज़रिया है। जाहिर है कि वो क्योंकि पत्रकारिता से वो जुड़े रहे और उनकी जो नज़र और नज़रिया है वो बहुत आला होगा। बहुत सारे विषय हैं और आज की जो ख़ास तारीख़ है वो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो आइन, जो संविधान को लिख गए वो बहुत ख़ास था। उसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे और भी बहुत सारे विषय हैं। शुरुआत करने के लिए तो यही चीज़ें काफ़ी थी। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हो, उसके बाद हम विषय पर। ये बिल्कुल ठीक बात है। आज के दिन हम सभी को बाबा साहब के लिए उनके महापरिनिर्वाण दिवस है और उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, हम उनको याद करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत में हम सभी को एक समान अधिकार दिया जीने का। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि खाली भीड़ को इकट्ठा करके नहीं काम चलता है, जब तक हमें नागरिक होने का हक है। तो ये हक हमें बाबा साहब की प्रेरणा से मिला, संविधान बनाने वालों की प्रेरणा से मिला, और आज का दिन उनको याद करने का दिन है। ना सिर्फ याद करने का दिन है बल्कि उनकी कई बातों को अपने जीवन में उतारने का दिन है। यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा वाक़या सामने आता है। जब संविधान बनाने की बात हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और एक बात हुई। तो गांधी जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान बनाना है, एक आइन बनाना है, कौन ऐसा होगा। तो गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर से मेरे मतभेद ज़रूर हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा काबिल शख्सियत कोई नहीं है। उन्हीं का बनाए हुए आइन को लेकर तमाम बातें आज होती हैं, संविधान को लेकर होती हैं। आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि संविधान भले ही 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि संविधान की जितनी कल ज़रूरत थी उतनी आज ज़रूरत है। अम्बेडकर की जितनी कल ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आज ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़े हमारे सामने आते हैं जो नुकसान हमारे संविधान को लेकर बहुत नज़र आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उसको थोड़ा सा क्लासीफाइड करूँगा, आपकी समझेंगे और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी समझ में आएगी ये बात, और सब समझे हुए भी। गवर्नेंस के हम 3 मॉडल्स की बात करते हैं। एक मॉडल वो जब हम राजशाही में थे, यानी राजतंत्र था, और राजतंत्र में किसी भी राजा को अधिकार होता था कि उसके जो शब्द हैं वही कानून होते। अब वो राजा कैसा है ये हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। उस राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को सजाए मौत दे दो, किसी बात पे वो नाराज है तो उसका गला काट लिया जाता था, कोई अपील नहीं थी राजा की। तो राजा के जो राजशाही थी या राजतंत्र था उसमें हम प्रजा थे, तो प्रजा होने के नाते हमारे कोई अधिकार नहीं थे, हम राजा की विल पर डिपेंड करते थे। उसके बाद आप देखिए, अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो एक कॉलोनियल कल्चर आया, उपनिवेशवाद आया, जिसमें पहले वो अंग्रेज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, और भी तमाम लोग आए, लेकिन अंग्रेज़ स्थायी रहे काफ़ी समय तक, और उन्होंने व्यापार के माध्यम से अंदर घुसे से फिर भारत में उन्होंने कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हमें गुलाम बना दिया। तो अब इन दोनों बातों में अंतर है। गुलाम बनाने के नाते उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारा श्रम, हमारी मेहनत और हमारे संसाधनों को यहाँ से लूटा और उसको वो अपने देश ले गए। ऐसे करके उन्होंने इस कालखंड में भी हमारे अधिकार नहीं थे, हम गुलाम थे। पहले हम प्रजा थे, फिर हम गुलाम हो गए। एक लंबी लड़ाई चली आज़ादी की, और देखिए ये उस देश में चली जहाँ पे लोगों के दिमाग में आज़ादी क्या होती है उनको पता ही नहीं था। भाई उन्होंने या तो प्रजा होने के नाते देखा था, या फिर उनको ये मालूम था कि भाई हम गुलाम हैं। तो उस समय के अगर हम तत्कालीन भारत के बारे में अपनी कल्पना करें और तसव्वुर करें तो हम इस बात का एहसास करेंगे कि ये जो हमारे आज़ादी के नायक थे, जैसे आपने नाम लिया, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, क्रांतिकारियों की एक लंबी सीरीज थी, सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर भगत सिंह तक, और ऐसे करके जितने हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, किसी भी विचारधारा के रहे, उन सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई। और जब हम आज़ाद हुए, जब हमारे हाथ में संविधान आया, तब हम क्या बने? हम बने नागरिक। तो देखिए 3 अंतर है, प्रजा, गुलाम और नागरिक। तो आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको एक दिन मिल गई और उसके बाद में फिर अब ये आपके पास स्थायी रहेगी, ये आपको मिल गई ना।
ये एक ऐसा पेड़ था जिसमें प्रतिदिन आपको खाद पानी देना, इसका नरिशमेंट करना, तब ये आज़ादी का पेड़ पूरा बटवृक्ष बनेगा, तब ये आज़ादी बड़ी होगी, तब ये अपने मकसद में कामयाब होगी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ फर्जीवाड़ा है, ऊपर से दिखावटी लोकतंत्र है, अंदर लोकतंत्र नहीं है। भारत में जो लोकतंत्र है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये अर्जित किया हुआ है, अर्न किया हुआ लोकतंत्र है। और इसी देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपके मेरे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा जो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र था, उसमें वो डाका डाल रहे हैं, उसको प्रतिदिन खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ताकतों से सावधान रहने का दिन है। और बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिखाया, हमें इक्वलिटी का रास्ता दिखाया, समानता का रास्ता दिखाया। आज दो लोगों में लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, हम अदालत में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अदालत में क्यों चले जाएंगे? क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने कानून बनाए हैं, और इसी अधिकार की वजह से ही सारे भारत के नागरिक समान रूप से आगे बढ़ सके। इस सोच को अब से इतने साल पहले सोचा गया और संविधान बना और हम लोग नागरिक बने। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उन चीज़ों को याद करें और अपने नागरिक धर्म का पालन करें और साथ में हम उसे बचाए रखने के लिए भी जतन करें। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जैसा आपका अंदाज है ही, लाहिर पत्रकार बहुत कुछ समझते हैं, कहते हैं, और जो PhD हो उसकी तो बात ही है। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अब नौजवान पीढ़ी पर आता हूँ। अभी एग्ज़ाम की बात हो रही है, बीच में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसको फिर आगे दिसंबर के आखिरी वीक में रखेगा TBT का। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट मारे पतारे फिरे, बहुत सारी तस्वीरें आई, बरेली की भी तकरीबन 43,000। तो किस तरह से देखते हैं हमारे 5 साल का जो पूरा हम वो देखें पैटर्न, उसमें हर दूसरा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ और तमाम चीज़ों से आगे बढ़ा या अभी हो ही नहीं पाया, और अब जल्दी ही आचार संहिता और जो है तमाम चीज़ें लगने वाली हैं। उसको किस तरह से आते हैं? देखिए, मैं आपकी इन दोनों बातों को कनेक्ट करता हूँ। जहाँ एक तरफ हमें समान अवसर देने के लिए हमारे संविधान ने व्यवस्था दी, वहीं आज कुछ ताकतें भारत में ऐसी सक्रिय हैं जिसमें मैं बिल्कुल खुलकर नाम लूँगा, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जितने भी प्रदेश हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं उसको आप थोड़ा गंभीरता से देखिए। ये ऐसे नहीं है कि कोई पेपर आता है और उसको लीक हो जाता है। आप सोचिए, सरकार बहुत ताकतवर होती है, सरकार के पास बहुत साधन संसाधन होते हैं। हम और आप, हम लोग सामान्य जीवन के लोग हैं, हमारे पास इतने साधन संसाधन नहीं होते जितने सरकार के पास होते हैं, तो ऐसे लीक नहीं हो सकता। ये एक डिज़ाइन है, क्योंकि अगर हमारा युवा प्रॉपर सरकारी नौकरी में आएगा तो नंबर 1 आपको आरक्षण का पालन करना होगा, जो आपकी मंशा नहीं है कि आप आरक्षण का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी की मंशा और नियत आरक्षण के विरोध में है, क्योंकि वो नहीं चाहते देश में आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि मूल रूप से वो समानता के विरोध में है जो हमारे पूर्वजों ने इस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ में दी। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि सरकारी तंत्र काम कैसे करेगा। तो काम करने का तरीका क्या है कि आप बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स करते हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी सामान्य जिसकी 50, 60, 70 हज़ार रुपये सैलरी होती है, आउटसोर्स में वही काम वो 15-20 हज़ार रुपये में करते हैं। आउटसोर्स करने वाली एजेंसियां कई करोड़ रुपए का पेमेंट लेती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये एक कोई ऐसा बड़ा घोटाला है जिसमें हो सकता है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। आप देखिए, इससे पेपर लीक हो लगातार हो रही है, पहली घटना नहीं है। हम एक घटना होती तो मान लेते, लगातार उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है कि हमारे युवा साथियों को नौकरियां नहीं मिल रही, और हर दिन उनकी उम्र बढ़ने के साथ उनकी उम्मीद टूटती जा रही है, क्योंकि अब उन्हें भरोसा नहीं रहा सिस्टम के ऊपर। आज हमारे युवा साथी जाते हैं प्रदर्शन करने तो लाठियों से पीटे जाते हैं। भाई, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, आप उन पर कैसे लाठी मार सकते हो? आप उनकी बात सुनो, उसका समाधान करो। सरकार इसलिए नहीं होती कि वो लाठी मारे, सरकार लोकतंत्र में सहमत करने के लिए होती है, बात सुनने के लिए होती है। ये तो मैंने आपसे उदाहरण दिया, ये तो राजाओं का काम था, राजा को पसंद नहीं था, राजा ने कहा गला काट दो। तो हमने इसलिए तो नहीं ना लोकतंत्र चुना था कि हमारे जो भाई जाएंगे अपनी बात कहने, हमारी जो बहनें जाएंगी अपनी बात कहने, छोटी छोटी उम्र के बच्चे जाएंगे अपनी बात कहने, उनकी पीठ पे लाठी मारोगे आप? आपको शर्म नहीं आती है? कुर्सी पे बैठ के आप लोग ऐसा काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को लोग समझ चुके हैं। ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये युवा के विरोधी हैं, ये महिलाओं के विरोधी हैं, ये समाज के हर उस काम के विरोधी हैं जिससे कि समानता का अधिकार मिलता है, जिससे लोगों को एक समृद्ध जीवन मिलता है। लोग कहते हैं कि इकोनॉमी बैठ गई, उसके ये कारण से मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूँ कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी इनको जानकारी ना हो। ऐसा कोई कारण नहीं।
इनको अच्छी तरह से पता है, इनको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो वर्ग रखिए, एक वर्ग वो जो चंदा दे, एक वर्ग वो जो सब्सिडी दे, बीच का कोई वर्ग नहीं है। ये धीरे धीरे करके आपकी हमारे बच्चों के जीने की जो एक ताकत होती है, हम प्रतिदिन आगे बढ़ने की जिस ताकत के साथ बढ़ते हैं, बच्चा क्यों पढ़ाई करता है? मैं अपना अच्छा व्यापार करूंगा, मैं अच्छी जॉब में जाऊंगा, मैं अच्छा सुखी समृद्ध जीवन जीऊंगा। इसीलिए तो ना युवा पीढ़ी पढ़ाई करती है, इसीलिए तो वो अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करती है। जब आप उसके सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो क्या करेगी? आप हर बात में पाकिस्तान ले आते हो, पड़ोस में देखो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। तो इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। आप जैसे जो क्रांतिकारी पत्रकार साथी हैं, इन मुद्दों पर बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए पूरे मीडिया के डिस्कोर्स से ही चीज़ें गायब कर दी गई। आज बेरोजगारी पे बात नहीं होती, आज महिलाओं के उत्पीड़न पे बात नहीं होती, आज गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात नहीं होती, खराब हुई रक्षा नीतियों विदेश नीतियों पे बात नहीं होती। हम बात उन मुद्दों पे करते हैं जिससे भावनात्मक उबाल लाइए, वोट लीजिए और उसके बाद जनता अलग और चुने गए लोग अलग। ठीक है ना? इस रास्ते को नहीं चुनना है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ भरे पाखंड, इस पाखंड को अब समझने का वक्त है और मैं मानता हूँ कि अब जनता इसको काफ़ी हद तक समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की आप रैलियों को देखिए, उनकी सभाओं को देखिए। मैं लंबे समय पत्रकार रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि रात को 10 बजे के बाद किसी नेता के लिए हजारों की संख्या में जनता जुटी। मैंने कंटिन्यूसली 22 साल रिपोर्टिंग की, लोगों के मूवमेंट्स को देखा, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा इतनी बड़ी संख्या में। ये संख्या कौन है? ये वो लोग हैं जो उम्मीद की दृष्टि से सामने आ रहे हैं, जिन्हें आज समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी में एक उम्मीद दिख रही है, उसलिए वो आ रहे हैं। तो जनता आप समझ चुकी है, 2-3 महीने 4 महीने की बात है, परिवर्तन का दौर है और आप यकीन मानिए कि मुझे बहुत अपने अंतर्मन से विश्वास है कि ये परिवर्तन होने का। बस मैं आखिरी बात एक पॉजिटिव बात से और खत्म करूँगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार से भी बात कर रहा हूँ। आपकी आत्मा आज भी पत्रकारिता को तलाशती है। देखिए, अगर पार्टी ने और उसके बाद आवाम ने आपको मौका दिया कैंट से, तो एक पत्रकार रहे हैं, पत्रकारों के लिए आप क्या सोचा है आपके मन में? क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं प्रेस क्लब के, तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सियासी मैदान में भी आप कूद पड़े हैं। क्या सोचते हैं अगर आपको, जो मैंने बताया, पार्टी और आवाम मौका देती? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बताऊं तो मुझे दिल की बात आपने बताई। मुझे जब भी कभी ऊपर वाला मेरा ईश्वर ये अवसर देगा कि मैं कोई काम कर सकूं, मेरी पार्टी मुझे ये अवसर दे और जनता भी ये अवसर दे कि हम उस जगह पे, उस मकाम पे पहुँचे जहाँ फैसले लेने में हमारी कोई भूमिका हो, तो देखिए पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जो लोग हैं, ये बहुत गंभीरता के साथ इस लोकतंत्र को बचाए रखने का काम करते हैं और इतनी गंभीरता से तंत्र के बाकी हिस्से उनके बारे में नहीं सोचते। हकीकत ये है कि अगर हम पूरे सिस्टम में से पत्रकारों को और मीडिया को बाहर कर लें, आज मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया में जो मनचाही बात नहीं होती, ये जो उनका मनचाहा नहीं कहते, उनके लिए बड़ी खराब बातें कहते हैं, लेकिन जब कभी उन पर जुल्म जाती होती है तो उन्हें सबसे पहले अगर किसी की याद आती है तो मीडिया के साथ। ठीक है ना? मीडिया के साथी रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, रात का 3 बजा हो, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, अगर कोई आप संकट में होंगे तो आप फ़ोन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको कोई पत्रकार मिल जाए कि मैं अपनी बात कह सकूँ। तो मीडिया के साथियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी बहुत सामान्य ट्रेनी रिपोर्टर से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। मैं उन बारीकियों को समझता हूँ जिसको आप रात दिन फेस करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की समस्या, एक अच्छे जीवन की आवश्यकता, अच्छे मकान की आवश्यकता, चलने फिरने के लिए अच्छे वाहन की आवश्यकता और जीवन में सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पत्रकारों को मिलनी चाहिए। क्योंकि आज मान लीजिए किसी साथी के साथ, ईश्वर ना करे, कोई ऐसी दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके पास साधन नहीं होता, उसका कोई साधन नहीं होता। कुछ हम चंद साथियों को छोड़ दें, किसी के पास साधन नहीं होता, किस मजबूरी के साथ जाता है और सिस्टम भी उससे मुंह फेर लेता है, समाज में मुंह फेर लेता है। हमें अपने तंत्र के अंदर वो व्यवस्था विकसित करनी होगी कि पत्रकार साथी की जाने वाली मदद, वो मदद नहीं हो, उसका हक हो।
एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हक है आपका भी, एक अच्छे घर में रहना हक है। आप जब लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक अच्छी पत्रकार कॉलोनी का निर्माण होना चाहिए, जिसमें बेहद मतलब जो जितनी लागत लगे उस मूल्य पे, और अगर सरकार जो है कृपावान होती है और सरकार इस बात को समझती है और हमारी सरकार बनती है, तब तो मैं इस बात को थोड़ा जिद्दपूर्वक भी कह सकता हूँ कि रियायती से रियायती दरों पे पत्रकार साथियों को मकान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 100% उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए लोकल स्तर पर जहाँ तक मैनेज हो सकती है। इसके बाद में लखनऊ का सेंटर है, दिल्ली का सेंटर है, एम्स है या पीजीआई है, यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर आवागमन में पहले कई कुछ सुविधाएं थी, वो भी मुझे लगता है कि अब शायद काफ़ी कर्टेल हो गई हैं, ऐसा नहीं है, तो उसको भी बहाल होना चाहिए। पत्रकार को अपनी डिग्निटी के साथ, अपनी गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। एक चीज़ आप और देखिए, जो लोग कंटिन्यूस रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उतने समय तक ठीक रहता है, उनको लोग जानते पहचानते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है जब आप उसे छोड़ देते हैं, समय के आधार पे शारीरिक व्याधि आती है या आयु हो जाती है, तब आपकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता भी हमें करनी चाहिए। ये सब बातें हैं दिमाग में, इसको कुछ थोड़ा आप जैसे साथी भाइयों के साथ बैठकर उसको डिटेल में प्लानिंग करके, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी होंगे, उनके सामने भी मैं बातों को रखने का काम करूँगा कि जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार भाइयों का और हमारी बहनों का जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनको मदद मिले। और मदद खाली इसलिए नहीं मिले, लोग चुनावी बातें करते हैं, नेतागिरी की बातें करते हैं, मैं दिल से ये था कि हमारे जितने पत्रकार साथी जितने मजबूत रहेंगे, लोकतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी एक सोच डेवलप की, क्योंकि आप उस एरा से गुजरे, वो वक्त देखा है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुक्रगुजार हूँ, और आपको शुभकामनाएं। आप बहुत मजबूती के साथ और अच्छे तरीके से आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पवन सक्सेना जी। ये बात सही है कि इस वक्त अंधेरा है, थोड़ी रोशनी कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी अखबार और पत्रकारिता का क्या दौर रहा है और क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जिसको जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और पत्रकार का सियासत में उतरना तो एक अच्छा संदेश है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता, अरुण शौरी जी को कौन नहीं जानता। वो सियासत, पत्रकारिता से सियासत के किस मुकाम पर पहुँचे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस बुझती हुई रोशनी में एक रोशनी का दिया जलाने में पत्रकार की बड़ी अहमियत हो सकती है। डॉक्टर पवन सक्सेना जी वो सियासी मैदान में उतर चुके हैं बहुत सारी। अब देखिए, मैंने जिक्र किया था रोशनी का, मैंने जिक्र किया पत्रकारिता की, और रोशनी भी दोबारा से आ गई है। ये एक अच्छा संदेश है हमारे लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है आज। जाहिर सी बात है, उन्होंने हमारे इस देश का आईन लिखा, जिसके ज़रिए से मुझे कहने की बात का मौका मिल रहा है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।